बताता है। विषय बहुत व्यापक है और मैं देख रहा था कि जब तन्मय जी आपको उपलब्धियाँ बता रहे थे तो आप बड़ी तन्मयता से उसको सुन रहे थे, लेकिन मुझे लग रहा था ये बीके कैसे सारा बता नहीं दिया, तो आपको ये जो प्रेजेंटेशन दिया है इसकी कॉपी भी उपलब्ध करा ताकि आपके पास ये सारे आंकड़े हों। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि उपलब्धियों के क्षेत्र में अगर भारत की सबसे बड़ी उपलब्धि है तो भारत क्लाइमेट एक्शन लीडर की दुनिया में दो तरह के विषय चलते हैं। एक जिनको कहते हैं कि कैटेस्ट्रोफिज्म, कि सब कुछ खत्म हो जाएगा, और दूसरा एक दूसरी भी दुनिया है जो टेक्नो ऑप्टिमिज्म में विश्वास रखता है कि ह्यूमन इंटेलिजेंस सब कुछ बदल जाएगा। लेकिन इसके एक बीच का रास्ता है जिसको आजकल लोग कहते हैं, खासकर जिसमें कुछ समय पहले यूएस के फिलोसफर एल्डो लेओपोल्ड ने लिखा लैंड जो हमारे और इसलिए दुनिया भर में जब क्लाइमेट चेंज को लेकर के विषय चला तो भारत ने डिस्कशन के साथ क्लाइमेट एक्शन प्रोग्राम को अपनाया, और इस प्रेजेंटेशन में जो क्लाइमेट एक्शन प्रोग्राम चाहे भारत ने इंटरनेशनल सोलर लाइन जैसा एक मजबूत संगठन दिया। आज हम सब देख रहे हैं कि गुजरात में इतना बड़ा प्राकृतिक तूफान आ रहा है, लेकिन हमने मानव हानि को बचाने में सरकार उस पर नहीं, और इस विजन को देखते हुए प्रधानमंत्री जी के द्वारा CDRI बनाए। CDRI को भी कैबिनेट का दर्जा दिया कि आज हम दुनिया भर में जाते हैं क्लाइमेट वार्ताओं के लिए। अब एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन गुड़गांव में ही है, इंटरनेशनल सोलर लाइन। 9 साल में कैसा सिनेरियो हमने चेंज किया, और अब ये अर्ली वार्निंग सिस्टम का भारत पूरी तरीके से समर्थन करता है। पिछली बार शर्मल शेख में लेकर उसका फायदा हम अभी देख ही रहे हैं गुजरात में किस प्रकार से भारत ने इस मौसम विज्ञान के क्षेत्र में तरक्की करके प्राकृतिक आपदा से बचाया। लेकिन CDRI जैसा कोलिशन बनाना ये प्रधानमंत्री जी का विजन है, और इसमें भी छोटे आइलैंड कंट्रीज के लिए आइलैंड जैसा प्रोग्राम चलाना, इसमें ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड के साथ भारत भी एक कंट्रीब्यूटर। और आज जितना इंडस्ट्री में एडवांसमेंट है उसमें ग्रीन ग्रोथ कैसे हो, इसको लेकर के हम स्वीडन के साथ लो कार्बन एमिशन को लेकर के कोलिशन को चलाते हैं। लेकिन उससे भी जो महत्वपूर्ण अब जिस दुनिया लैंड एथिक्स की बात कर रही है उसमें उसका प्रिजर्वेशन, उसकी बायोडाइवर्सिटी को बचाए रखने के लिए उसका जो एक पूरा इकोसिस्टम है, जो बिग कैट्स है, अगर वो इसलिए बढ़ते हैं कि बाकी के उनका प्ले एरिया बढ़ता है। तो भारत के द्वारा एक अपने आप में यूनिक प्रधानमंत्री जी के द्वारा क्लाइमेट कोलिशन बनाया गया, जिसको बिग कैट अलायंस कहते हैं। दुनिया के 97 देशों में ये बिग कैट है, जिसमें से 7 तो भारत में, 7 में से 5 भारत में, 2 जगुआर और प्यूमा ये हमारे देश में नहीं है। बाकी तो चीता, शेर, टाइगर, स्नो लेपर्ड ये हमारे देश में है। चीता का रीइंट्रोडक्शन किया, और ये प्रोजेक्ट ऐसा है जो अभी 1 साल में चूँकि मौसम लगातार बदल रहा है, वो अकोमोडेट हो रहे हैं, लैंड से अकोमोडेट हो रहे हैं, एरिया से अकोमोडेट हो रहे हैं। और हमारे साइंटिस्ट, हमारे यंग ऑफिसर्स पूरी तरीके से डेडिकेटेड होकर जो फर्स्ट टाइम इंटरनेशनली इतना एक वाइल्ड लाइफ का ट्रांसलोकेशन किया है, इसको लेकर के पूरी तरीके से लगे हुए। और प्रोजेक्ट टाइगर में आज पूरी दुनिया मानती है, जैसा कि प्रेजेंटेशन में भी दिखाया गया, टाइगर और एलिफेंट इनकी संख्या बड़ी एशियाटिक लॉयन 100% है।
आप में बहुत लोगों की क्यूरियोसिटी है कि डॉल्फिन की संख्या कितनी है। अभी तो वो रिपोर्ट बंद है, लेकिन तुरंत ही हम आपको बताएंगे। पहले से तो बताने का फायदा नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ ये जो विषय है इनको लेकर सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। लेकिन एक और विषय जो चलता है कि राइट टाइम पे जो पॉलिसी इंटरवेंशन होना चाहिए। एनसीआर की जनता ये सब जानती थी कि एनसीआर में कोई प्रॉपर मैकेनिज्म नहीं था इस सारे एयर पोल्यूशन को रोकने का। तो CEQM जैसा कानून ये सरकार लेकर के 9 सालों में लेकर के एक इंस्टीट्यूशन एस्टेब्लिश किया। आज उसका परिणाम हम देखते हैं कि पिछले साल की तुलना में इस साल 40% फायर जो थी उसमें रिडक्शन हुआ, पॉल्यूशन में रिडक्शन हुआ। आज दिल्ली की जो पिछले 8 सालों की तुलना में करते हैं उसका सबसे बड़ा कारण CEQM का एक प्रॉपर इंटरफेरेंस, एक प्रॉपर मैकेनिज्म कोई सरकार देने के बाद किस प्रकार से सुधार को ला सकती है, ये तो डाटा के सामने आपके सामने उपलब्ध। और इसके साथ ही साथ फॉरेस्ट एक्ट में अमेंडमेंट हो, हमारा साइंटिस्ट के प्रति कमिटमेंट का, इसके लिए वाइल्ड लाइफ में अमेंडमेंट हो, हमारी जो कम्युनिटीज है उनको एक्सेस बेनिफिट राइट है, इसके लिए हमारे बायोडाइवर्सिटी एक्ट में अमेंडमेंट हो। एक तो 2 बिल तो हमारे पास हो गए एक्चुअली, CEQM और वाइल्ड लाइफ एक्ट। 2 बिल अभी एक पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी से आ भी गया, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट और फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट में जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बैठी हुई है। और पॉलिसी इंटरवेंशन में बाकी भी जो मेजर्स हमने किए वो एक प्रकार से पर्यावरण और विकास साथ साथ कैसे चल सकते हैं। अगर टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन देश की सबसे बड़ी 9 सालों में उपलब्धि है, तो गवर्नमेंट ने जिस ट्रांसपेरेंसी के साथ चीजों को टेक्नोलॉजी के माध्यम से सुधारा। आज सुबह मैं कह रहा था लेबर मिनिस्ट्री में कि हमारी जो त्रिवेणी कही जाती है, जनधन, आधार और मोबाइल, जिसको हम जैम कहते हैं, उसके माध्यम से हम सब लोगों तक पहुँचे। अगर सरकार के द्वारा जो कॉमन सर्विस सेंटर खोले गए देश में, उसका परिणाम है कि आज हमारे पास 30 करोड़ ई-श्रम के लोगों का डाटा है। और ये टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन है परिवेश का, जो लोग सरकार चलाया करते थे 600 दिनों में, 600 डेज में एप्लीकेशन किसका करती थी और बिना लेने के लिख सकती थी। ये तो, और आज परिस्थिति अलग है। ट्रांसपेरेंट सिस्टम, टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन, फेयर इंटरवेंशन, ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। आज इतना ट्रांसपेरेंट तरीके से कि हमारे परिवेश का जो अपग्रेड हुआ है, उस अपग्रेड में आप फॉरेस्ट, FC, EC, वाइल्ड लाइफ और CRZ चारों आज आप एक साथ देख सकते हैं। तो मंत्रालय में लोग इधर से उधर घुमा करते थे, और इतना सक्षम होने के बाद आज फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट आती है कि हमारा फॉरेस्ट कवर बढ़ा। और अगर फॉरेस्ट कवर और हमारे जो एंडेंजर्ड स्पीशीज है, दोनों का आपस में कनेक्शन है। लोग उससे पूछते हैं, फिर मैं कहता है एलिफेंट की संख्या बढ़ी है, टाइगर की संख्या बढ़ी है, लॉयन की संख्या बढ़ी है, बाकी भी जो हमारे प्रोजेक्ट्स हैं उनमें संख्या बढ़ रही है। कंजर्वेशन बढ़ने के, जब आप फॉरेस्ट एरिया को प्रॉपरली कंजर्व करते हो तो वो स्पीशीज बढ़ रही है। अदरवाइज तो देश की हालत ये कर रही थी कि टाइगर गायब होने लगे। आज हम उस संख्या को करके उसको बढ़ाने में कायम हुए, कामयाब सिद्ध हुए। और इसलिए देश में पॉलिसी जो है वो ईज ऑफ लिविंग की, और हम जो एक्सेसिबिलिटी है वो देश के अंतिम गरीब आदमी तक पहुंचाना चाहते हैं। इसलिए हमने बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट का अमेंडमेंट किया है, और दुनिया ने आज भारत के दृष्टिकोण को पूरी तरह से स्वीकार किया। यही कारण है कि ग्लासगो में प्रधानमंत्री जी ने जिस सस्टेनेबल लाइफ स्टाइल की बात करी, ग्लासगो के बाद आप देखेंगे जो भी दुनिया के बड़े डिक्लेरेशन आए, चाहे ग्लासगो के बाद शर्म एल शेख की कॉन्फ्रेंस हुई हो, IPCC की रिपोर्ट आई हो, G7 का स्टेटमेंट निकला हो, और बायोडाइवर्सिटी की COP मॉन्ट्रियल में हुई हो, आज सब इसको मानने लगे कि सस्टेनेबल लाइफ का जो पैटर्न है, जिसको माइंडफुल कंजम्पशन कहते हैं, वो बहुत
अच्छे तरीके से बढ़ने लगा है। और हमारा मंत्रालय ये पूरे तरीके से हॉल ऑफ द गवर्नमेंट अप्रोच पे चल रहा है। और इसलिए जब मिशन लाइफ के विषय को लेकर के सभी मंत्रालयों के साथ सचिव महोदय ने एक कोऑर्डिनेशन करते हुए कार्यक्रम किया, तो लाइफ में 2 करोड़ लोगों का मेरी लाइफ पोर्टल पे उनका प्रिंट आया। और मेरा आपसे भी ये कहना है कि मेरी लाइफ में मीडिया ने भी हमें अच्छा सहयोग दिया, लेकिन ये समाप्त होने वाला नहीं है। इस अर्थ को बचाने के लिए, सेव करने के लिए एक बड़ा मूवमेंट जो है वो मेरी लाइफ मूवमेंट है। बहुत विस्तार के साथ आपके सामने बहुत अच्छे तरीके से ये विषय रखा गया है। फिर भी मैं ये कहना चाहूँगा कि कुछ पत्रकार साथी कोई और विषय जानना चाहते हैं, कोई क्लैरिफिकेशन देना चाहते हैं, तो आपके प्रश्न साथ अपना नाम बता दीजिए। जी सर, मेरा सवाल ये है कि अभी चीते को लेके थोड़ा कंफ्यूजन है। एक बयान आया कि कूलों से शिफ्ट किए जाएंगे, फिर एक आया कि वापस नहीं कूलों में ही रहेंगे। तो लोग, चूँकि चीता एक इतना प्रयास सरकार ने किया, लोगों में एक उत्सुकता भी है उससे लेके, तो आखिर इस पर सरकार की क्या सोच है? मतलब क्लैरिफिकेशन चाहिए कि क्या सरकार की तरफ से कोई बयान आया ही नहीं कि चीते शिफ्ट किए जाएंगे। सरकार का तो स्पष्ट है कि दोनों का जो प्रोजेक्ट है वो बहुत अच्छे तरीके से सफल हो सकता है। अभी तो प्रोजेक्ट को 1 साल पूरा है, हमारे साइंटिस्ट हैं, एक रिपोर्ट है, और बल्कि जो वर्ल्ड चीता कंजर्वेशन फाउंडेशन की जो अध्यक्ष है लारी मार्को, उनका आर्टिकल है। तो प्रोजेक्ट चीता बहुत अच्छे तरीके से पूर्ण में चल रहा है। हम संवेदनशीलता के साथ उसको देख रहे हैं। हमारा कोई ऐसा बयान नहीं आया है। एक्शन प्लान है सर। प्रधानमंत्री इसमें है तो क्लाइमेट को लेकर निश्चित रूप से उसके बारे में आपको जानकारी दी जाएगी। 9 वर्ष में जो उपलब्धि आई है वो मैं या फिर और किसी रिजर्वेशन क्यों नहीं किया जा रहा, इस पर सर थोड़ा प्रकाश करें। मेरा उनका कहना है कि चीता एक्शन प्लान की रिपोर्ट को पढ़े। प्रोजेक्ट अभी पूरे तरीके से चल रहा है, तो एक बार वो रिपोर्ट पढ़ लेंगे वो भी सब कुछ होगा। ये जितना प्रेजेंटेशन देखा उसमें सिंबलिज्म काफ़ी बड़ी मात्रा में था। जो 9 साल की उपलब्धियों पर एक भारत सरकार ने रिपोर्ट बनाई थी, उसमें एनवायरनमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी काम का डला 14 चैप्टर है। तो ये सिंबलिज्म में 14 क्यों आया है? इंफ्रास्ट्रक्चर ऊपर है, बाकी और चीज़ें ऊपर है, बट एनवायरनमेंट सबसे नीचे है। मुझे लगता है कि पूरे हॉल ऑफ द गवर्नमेंट के हिसाब से पढ़ना चाहिए। कौन किस पेज से करेंगे? Sir, I am Ruben from Malayalam Manorama newspaper. I have a question regarding Western Ghat. Now, the Kasturi Hill committee was constituted 13 years before, 11 years before. They have submitted their report in 2013, I think. Now, why is the delay? Still, government is reissuing the draft notifications, and why is the delay? Government has any particular deadline for this, for the finalization? Consultation process is going on. We have already appointed a committee. There was an observation by the state government and concerned NGOs and local church and farmers and all other persons also. So government patiently listening their concern, and as soon as possible this process will be completed. Things will be good. Yes. तिलकराज वेलन, संपादक युग दर्पण। जी। पर्यावरण एक ऐसा विषय है जो सबके लिए है और सबके सहयोग से ही हो सकता है। जी। तो उस दृष्टि से समाज के अंदर, व्यापक समाज के अंदर जिस प्रकार से विविधता और हमारा जो सोच का विशेष रूप से विविधता और चारित्रिक विविधता, इन सब के बीच में कैसे समन्वय बिठा करके हम इसको सबके प्रयास से आगे ला सकते हैं। हमने मिशन लाइफ का प्रोग्राम किया। युग दर्पण की अपना विशेषांक मेरी लाइफ का निकाले, उसका प्रचार करें, लोगों को दिखाएं। Sir, Ujasvi Gupta from Akashvani News. Sir, like sir mentioned in the presentation, the very visionary action of single-use plastic ban was taken place last year. But sir, in spite of that, don't you think that there was a need to penalize
rather than penalizing the offender, there was a need to discontinue the manufacture of the plastic bag, because even today, I mean, plastic bags are still much low. Sir, also, before bringing this law in action, shouldn't the alternative for plastic bag be brought before? Because say 100 covers of paper bags are bought for 100 rupees. In contraction to rupees 5 for plastic bags. So there's a price disparity in the amount as well, which becomes problematic for the vendors. So what would be the alternative? आपके प्रश्न के 3 भाग हैं। पहला है कि ये जो प्लास्टिक की थैली बनाते हैं, हम लोगों ने टेक्नोलॉजी इशू कर ली कि जो रॉ मटेरियल बनाते हैं, तो रॉ मटेरियल को उन्होंने सप्लाई कहाँ किया है इसके संबंध में वो अपनी जानकारी दे दें, ताकि ये रॉ मटेरियल से ही मैन्युफैक्चरिंग के लिए जाते हैं। दूसरा जो अल्टरनेटिव का विषय है वो कई तरह के प्रयोग किए जा रहे हैं, अलग अलग जगहों पर किए जा रहे हैं। जैसे चेन्नई में एक प्रयोग किया है कि उन्होंने इसके कपड़े के थैले के ATM लगाए थे, ताकि जो लोग भूल जाते हैं जहाँ पे अवेलेबल नहीं है वहाँ कपड़े के थैले के ATM हो। इवन हमारी कुछ नेशनल सेंचुरी में भी कंपलसरी करा है, जो गाड़ी अंदर जाएगी तो उसकी पहले प्लास्टिक की थैलियाँ चेक होगी, इसके बाद कपड़े की थैली जाएगी। तीसरा बायोडिग्रेडेबल जो अल्टरनेटिव है उसके लिए भी काम कर रहे हैं, मंत्रालय के द्वारा हैकाथन का भी प्रयोग कराया है। लेकिन जो सिंगल यूज प्लास्टिक है एक ऐसा विषय है जिसमें पब्लिक और मीडिया को भी साथ में जुड़ना चाहिए। एक और विषय है कि इसका रिसाइकिल होकर के इसके प्रयोग को हम कैसे रोकें। तो अभी जब मैं मुंबई में G20 में गया था तो उन्होंने 2-3 चीज़ें देखी। ये जो हम कार में जाते हैं और हमारी कार के अंदर उन्होंने एक ऐसा छोटा सा बॉक्स बनाया कि अगर आपका जो कार में से हम बाहर फेंकते हैं, इससे अच्छा उस छोटे से ड्रॉप बॉक्स में आप डालें, उन्होंने उस प्लास्टिक से ही बनाया। और प्लास्टिक रीयूज को लेकर के सबसे बड़ा तो प्रधानमंत्री जी का उदाहरण है कि उन्होंने प्लास्टिक से रीयूज करी हुई जैकेट पहनी। तो हम जानते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जी इसको लेकर कितने प्रतिबद्ध हैं। और 2018 में भारत ने जब वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे बनाया तो सबसे पहले प्लास्टिक सिंगल यूज का आह्वान भारत ने किया। पिछली बार जब इंडिया 5.2 हुआ तो भारत उन चुनिंदा देशों में था जिन्होंने अपने यहाँ पे नोटिफिकेशन निकाल के बंद किया। और अभी भी जब पेरिस में इसको लेकर के बातचीत हुई तो भारत ने ग्लोबल साउथ के कंसर्न रखते हुए इस विषय में अपनी सहभागिता करी और कम से कम सिंगल यूज प्लास्टिक में हम पब्लिक का भी सहयोग करते हैं। सर मेरा चेकअप हिंदू मेरे 3 विषय पे सवाल है, तो एक साथ ही मैं पूछ लेता हूँ। एक तो इट्स अबाउट बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक। Now actually already there are manufacturers of biodegradable plastic, but what I've understood and learned is that उन लोग अपना प्लास्टिक बना नहीं पा रहे because इंडिया ने अभी तक what is biodegradable plastic उसका अभी तक definition नहीं बनाया। नीति आयोग ने बहुत बहस के उस पर बताया नहीं, because of which CPCB is also not clearing interim people who have made interim tests। वो एक सवाल। दूसरा था सर एयर क्वालिटी पे about 6-7 months back एक स्कीम लाया था CPCB ने कि that we will be encouraging industries to set up briquette and pellet manufacturing from waste. What is the status of that? How many industries have actually been set up with that? And third, with Cheetah, जब नया बैच आएगा of Cheetah, I mean I guess in December, क्या is there enough prey in Kuno for them? And will those new Cheetahs be in some other sanctuary in MP? मैं आपके तीसरे प्रश्न से विषय शुरू करता हूं कि जब हमने प्रोजेक्ट चीता बनाया था तो ये 5 साल को लेकर के प्रोजेक्ट बनाया और जो चीता आने का जो विषय है वो लगातार 5 साल तक आने के लिए। अभी जो चीतों की संख्या और अभी जो स्थिति है उसके लिए पुलों में पर्याप्त प्रेजेंस है। हम जो सारा विषय कर रहे हैं नामीबिया और साउथ अफ्रीका के जो एक्सपर्ट्स हैं उनके साथ मिलकर के कर रहे हैं। जो चीतें हैं उनकी सुबह और शाम मॉनिटरिंग करने के लिए हमारी टीम जाती है, उसकी पूरी रिपोर्ट तैयार होती है, पहले से लेकर सब विषयों पर किया जाता है। जब भी चीतों को लाया जाता है तो एकदम से उनको वाइल्ड में नहीं छोड़ा जाता, उनको छोड़ने का एक 3 महीने का पूरा प्रोसेस है। और इसलिए इस प्रोजेक्ट को केवल उन्होंने भी 1 वर्ष पूरा किया। वैसे भी मैं आगे मैं कहना चाहता हूँ कि देखिए किसी भी चीज़ को लाकर एक उसके बाद उसको एडजस्ट करने के लिए तो आपको अपना हेल्थ मिलने के लिए कराने के लिए और खासकर अपना जो टेरिटरी जो होती है टेरिटरी जो उसमें रहते हैं उसका अपना बिहेवियर तरीके के माध्यम से किया जाएगा। मैं पूरी तरीके से
एक गांधी सागर इसलिए रखते हैं कल को फ्यूचर में कोई अगर कोई दिक्कत आती है तो एक अल्टरनेटिव रखते हैं, लेकिन इसको अभी कहीं भी हम अतिरिक्त शिफ्ट करने के लिए अभी तक कोई प्लान नहीं है। ये पूरा जो चीता प्रोजेक्ट प्लान तैयार है उसके लिए। दूसरा विषय आपका एयर क्वालिटी को लेकर के पूछा गया था, ये प्लेट वगैरह बनाने का विषय किया गया था। इसको लेकर के घोषणा होने के बाद चंडीगढ़ में एक बड़ी 4 राज्यों की पूरी कॉन्फ्रेंस हुई थी और उसमें काफ़ी फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन, इंडस्ट्री के लोग, इसमें जिनकी सक्सेस स्टोरी है उनको भी लेकर के आए। बल्कि पंजाब की एक ब्रिकलेन इंडस्ट्री थी जिन्होंने अपने यहाँ पर इसका यूज़ किया था, वो लोग भी आए थे। उसके बाद इसकी 3-4 और ग्रुप में बैठक हुई है। CPCB ने इसमें लेकर के एक अमाउंट की भी घोषणा करी है, उन्होंने इसमें सब्सिडी देने की बात करी, वो चल रहा है, उसकी संख्या आपको पहुंचा दी जाएगी। बायोडिग्रेडेबल और प्लास्टिक के बाकी विषयों को, EPR के विषयों को लेकर लगातार मंत्रालय के अधिकारी और स्टेक होल्डर्स में बातचीत चल रही है। उसका प्रोसेस अगर आप अलग से जानना चाहते हैं तो इसके बाद विवाद के साथ मिल सकते हैं। जी सर, अभी जिस तरह से टाइगर, लेपर्ड सबकी संख्या बढ़ती जा रही है तो मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट्स भी बढ़ रहे हैं। पिछले दिनों टाइगर को लेकर बहुत सारी खबरें खीरी से आई, उत्तराखंड से आई, तो इसको लेकर क्या हम कुछ प्लान कर रहे हैं? हमारे मंत्रालय ने पिछले फरवरी में भी गाइडलाइन निकाली थी और अभी भी हम उसको पूरा निकाल रहे हैं। कुछ जगहों पर जहाँ पर संख्या बढ़ती है, जिन जगहों पर इस समय टाइगर नहीं है, वहाँ पर हम शिफ्टिंग का भी कार्यक्रम करते हैं। पूरा प्लान, एक पूरा हमारा वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट प्लान है और उस पूरे वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट प्लान की हमारी समीक्षा होती है और ऐसे भी कुछ ट्रांसलोकेशन हमने किए हैं। और जहाँ तक स्थानीय लोगों को अवेयर करना, उनके साथ जोड़ने का कार्य करना, कंपनसेशन का कार्य करना, उसको लेकर डिपार्टमेंट की पूरी गाइडलाइन है। और हम ये मानते हैं कि हमारे पास जो 53 टाइगर रिजर्व है, हमारे पास 75,000 हमारे पास जमीन का एरिया पर्याप्त जगह है। हम इस संतुलन को बनाने के लिए पूरी तरीके से लगे। पंकज में चर्चा से पिछले 6 महीने का जो डेटा है डिपार्टमेंट का, उसके अकॉर्डिंग जो बाघ की जो डेथ्स हुई वो बहुत ज़्यादा हो गई है पिछले ईयर्स की तुलना में। तो इसके लिए कुछ आपने कोई रिपोर्ट फाइल किया है? पूरी उसकी रिपोर्ट होती है, जिस भी बाघ की डेथ होती है उसका पूरा पोस्टमार्टम होता है, पूरा विषय आता है। औसतन ये 15-20 के करीब जो है, मतलब 240 के करीब 240 के करीब रहता है। हम उस पर पूरी नजर